गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम यहाँ पर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी यूनिट नंबर 5 को स्टडी करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ाने जा रही हूँ और यूनिट नंबर 5 के अंदर आपके दो पार्ट हैं, एक है आपका इक्विलिब्रियम पार्ट और एक है आपका कैटालिसिस पार्ट। तो पहले हम यहाँ पर कैटालिसिस पार्ट को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें यूनिट नंबर 5 में हमारा जो टॉपिक है वो है कैटालिसिस। देखिए, कैटालिसिस में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैटालिस्ट के बारे में, जो कि हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो होंगे जो केमिकल रिएक्शन को अल्टर करते हैं, है ना। अल्टर करेंगे मतलब उसकी रेट को इफेक्ट डालते हैं। अब उसकी रेट को वो इफेक्ट कैसे डालेंगे? जो भी कैटलिस्ट होंगे वो दो तरीके से रिएक्शन की रेट को अल्टर करेंगे या उस पर इफेक्ट डालेंगे। वो कैसे, दो तरीके कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें, फर्स्ट मेथड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो कैटलिस्ट का काम होता है सबसे पहले तो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देना। अगर हम काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे देखें तो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होगा? पूरे रिएक्शन का पाथ चेंज कर देना, पूरे रिएक्शन का जो रास्ता है उसको बदल देना। तो पूरे रिएक्शन का जो रास्ता है वो चेंज कर देते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट वो होंगे जो पूरे रिएक्शन का रूट, पूरे रिएक्शन के पाथ को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट वो होंगे जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे, उसकी रेट को इफेक्ट करेंगे, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन ही यही होता है, रिएक्शन की रेट को कंप्लीट करवाना, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो कैटलिस्ट क्या करेंगे? रिएक्शन की रेट को कंप्लीट कराते हैं, लेकिन खुद उसमें किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? कैटलिस्ट जो होते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से? देखिए, जैसे कि ये आपका कोई कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के पास में बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है, वैकेंट स्पेस होती है। ठीक है, ये आपके कैटलिस्ट है। अब इन कैटलिस्ट के अंदर, ये आपका कैटलिस्ट है, इसमें आपने किसको ले लिया? रिएक्टेंट को ले लिया है। A+B आपका क्या हो गया? A+B आपका रिएक्टेंट हो गया है। तो A+B आपका क्या है? A+B आपका रिएक्टेंट है। ये आपका क्या है? ये आपका कैटलिस्ट है। सो कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट ने इसके साथ में क्या कर ली? रिएक्शन कर ली। अब जब रिएक्टेंट ने इसके साथ में रिएक्शन कर ली, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखें, ये वाले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट की इन साइड्स पर आकर क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इन साइड्स पर आकर क्या हो जाते हैं? वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे वो इन साइड्स पर आकर क्या हो गए? एड्सॉर्ब हो गए, उन्होंने एड्सॉर्प्शन कर लिया है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइड पर आकर वो क्या हो गए हैं? एड्सॉर्ब हो गए हैं, यानी कि अटैच्ड हो गए। तो रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जो हैं कैटलिस्ट, ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कल पढ़ाया था, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है। तो जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर जो भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, लेकिन जैसे ही ये कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो गए यहाँ पर, है ना, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो कैटलिस्ट इनको एरिया प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी चीज़ कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? इनको एरिया प्रोवाइड करने के बाद इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर रहा है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन की रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो रिएक्शन तेज़ी से होने लगती है। सो
और उसके बाद जैसे ही ये ए और बी की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि किसने कम की, कैटलिस्ट ने कम करी, तो ए और बी की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में कंबाइन होकर ये बॉन्ड बना लेंगे और कैटलिस्ट को एज इट इज़ ये लीव कर देंगे। तो कैटलिस्ट अपने आप में कोई चेंज नहीं कर रहा है, केवल इनकी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा है। खुद में कैटलिस्ट किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं करता है, केवल वो केमिकल रिएक्शन को क्या करवाता है, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये दो साइड हो गई ए और बी, है ना। इस पर आकर इन कैटलिस्ट की साइड्स पर आकर वो जुड़ जाएंगे। जब वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे तो कैटलिस्ट उनको एक तो एरिया प्रोवाइड करेगा, दूसरा उनकी जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को वो कम कर देगा, जिससे उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा कि कोई भी कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा। कोई भी कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कभी भी नहीं करेगा। मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, सबसे पहले तो जो भी रिएक्टेंट रहेंगे, वो रिएक्टेंट के पास में जो भी सेल्फ एनर्जी रहेगी, अपनी उस सेल्फ एनर्जी की हेल्प से वो रिएक्शन को थोड़ा सा आगे क्या करवा देते हैं, प्रोसीड करवा देते हैं। तो जो भी रिएक्टेंट्स रहेंगे वो उनके पास में जो भी सेल्फ एनर्जी रहती है, उस पर्टिकुलर सेल्फ एनर्जी से उस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब उनकी एनर्जी क्या होती है, हमारी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने की जो एनर्जी है उससे कम होती है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट फिर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। लेकिन शुरुआत से ही कोई भी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट डालता है, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाती है तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको स्पीड अप करने का काम जो है वो कैटलिस्ट करता है। बट कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा। ये सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, डज नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। तो कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होगा, मतलब कि कैटलिस्ट की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट कर ले, खुद कंज्यूम हो जाए। तो कैटलिस्ट किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा क्या बनाने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए, है ना। और एट द सेम टाइम वो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। एट द सेम टाइम वो रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, कैटलिस्ट प्रोडक्ट को छोड़ देता है, लीव कर देता है। और कैटलिस्ट के अंदर कैरेक्टर होता है रीजनरेट होने का, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट बनाने के बाद में एट द सेम टाइम वो रिएक्शन को प्रोसीड भी करवाता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो वो प्रोडक्ट को सेपरेट कर देगा, और प्रोडक्ट को सेपरेट करके वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रोडक्ट को सेपरेट करके वो यहाँ पर क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा।
ठीक है ना। प्रोडक्ट को सेपरेट करके वो खुद क्या हो जाएगा, वो खुद रीजनरेट हो जाएगा। ये कैटलिस्ट के क्या हो जाते हैं, ये कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स हो जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो कैटलिस्ट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कभी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, एट द सेम टाइम ये प्रोडक्ट की और रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कैटलिस्ट वापस से क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट को लीव करके अगेन रीजनरेट हो जाते हैं। ये पूरी कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में भी आ सकते हैं, लिक्विड में भी आ सकते हैं और गैस में भी आ सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर कैटालिसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जब भी कोई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही सेम फेस में रहेंगे, रिएक्टेंट्स भी और कैटलिस्ट भी दोनों ही सेम फेस में है। रिएक्टेंट भी गैस में है, मान लीजिए कैटलिस्ट भी गैस में है, ठीक है, तो दोनों ही सेम फेस में चलते हैं। तो इस तरह के कैटालिसिस को क्या बोला जाता है, इस तरह के कैटालिसिस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। इस तरह के कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। अगर वो डिफरेंट फेस में आ गए, है ना, जो भी कैटलिस्ट हैं वो डिफरेंट फेस में आ गए। डिफरेंट फेसेस आप समझ रहे हैं, डिफरेंट फेसेस मतलब कि क्या, मान लीजिए कैटलिस्ट जो है वो गैस में है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो सॉलिड या लिक्विड में हैं, तो फेसेस अलग अलग हो गई। अब अगर फेसेस अलग अलग हो गई हैं, स्टेट अलग अलग हो गई है, तो कैटालिसिस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है कैटलिस्ट केवल गैस में ही हो, कैटलिस्ट कोई सी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं, ठीक है। जो प्योर फॉर्म में रहते हैं जनरली उनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेंगे, चाहे वो लिक्विड एलिमेंट्स हो चाहे वो गैसियस एलिमेंट्स हो। जितना ज़्यादा वो प्योर रहते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो प्योर एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारे क्या करते हैं, वही हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया हम यहाँ पर करते हैं। सो हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया क्या होती है, देखिए। अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है, N2 हम लेते हैं नाइट्रोजन को, इसमें 3H2 हम मिलाते हैं हाइड्रोजन को, ये होता है हमारा नाइट्रोजन, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन। दोनों ही आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया तो क्या बनाया, गैसियस फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन था, ये भी गैसियस स्टेट में था, और हाइड्रोजन था, ये भी गैसियस स्टेट में था। दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट करके अमोनिया बनाया। पर यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। आयरन किसकी तरह काम करता है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा जो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए जनरली कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो कैटलिस्ट रहेंगे वो हमेशा रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की रेट को अल्टर करते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसी कैटेगरी के बेसिस पे हम यहाँ पर हमारे 2 टाइप के कैटलिस्ट पढ़ते हैं। एक तो हमारे हो जाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक हो जाते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना। पॉजिटिव कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होगा, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना। नेगेटिव कैटलिस्ट का फंक्शन होगा रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करना। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ा देंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है पर दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देंगे। अगर इनका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं,
रिएक्शन की मैकेनिज्म को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई मतलब कि अब रिएक्शन कैसे होगी, तेजी से होगी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या कर देंगे, रिएक्शन की रेट को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि इंक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। तो ये आयरन जो है ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्टेंट की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी के ऊपर कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जिनको हम कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन। प्रमोटर्स जो होंगे वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, और पॉइजन जो रहते हैं कैटालिटिक पॉइजन वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करेंगे। कैटलिस्ट की रिएक्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही नाइट्रोजन पे कोई इफेक्ट होगा, ना ही हाइड्रोजन के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। कैटालिटिक प्रमोटर मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कैटालिटिक पॉइजन मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो सीधे सीधे किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड डाल रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जो हमको तेजी से करवानी होती है, फास्ट करवानी होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम मिला देते हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स को। कैटालिटिक प्रमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कैटलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे। कैटालिटिक पॉइजन मिलाया, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैटालिटिक पॉइजन ने क्या किया, कम किया। कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हुई, जो रिएक्टेंट रहेगा, है ना, रिएक्टेंट की एक्टिविटी, रिएक्टेंट की जो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो कैटलिस्ट को इफेक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है। इस तरीके से ये हम पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया ये हमारा कौन सा टॉपिक, कैटालिसिस टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया। फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हमने कैटालिस्ट का यहाँ पर क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के मतलब हम टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट और बाकी के जो टर्म्स हैं वो इस यूनिट के अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी ये फर्स्ट ईयर की आखिरी यूनिट चल रही है। इसके पहले वाली सारी यूनिट्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और इनऑर्गेनिक की एक ही यूनिट हुई है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारी वीडियोस पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेगी। तो पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखना है। सो पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।